आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल एक्सप्लेनर जर्क में। इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां ये खत्म हुआ था कि उसे अच्छी तरह से याद नहीं है कि उसने क्या देखा, सो वो बहुत स्कीमेटिक रूप से ड्रॉ करता है और जो कुछ भी वो लेकर आया वो उसने एंडरसन को दिखाया, जिस पर उसे तुरंत एक क्वेश्चन मिला कि उसने इसे कहाँ देखा। लेकिन सुई चुपचाप बैठा रहा क्योंकि वो ये बताना नहीं चाहता था कि आज उसके साथ क्या हुआ। मिस्टर एंडरसन समझ गया कि वो इसके बारे में बात नहीं करना चाहता, सो उसने उसे ब्लैक गेट बेस में उसके लिए इसे चेक करने का प्रॉमिस किया। लेकिन ये उसके लिए डिजायर्ड रिजल्ट्स नहीं ला सकता है क्योंकि हालांकि इस स्पेस में बहुत सारे क्रीचर्स हैं, उनमें से कई अनडिफाइंड एंड अननोन हैं। उसके बाद सुई ने एंडरसन का थैंक यू किया और गुड बाय कहने और जाने के लिए सोफा से उठ गया क्योंकि उसे आज भी लॉ फर्म में काम पर जाना है। एंडरसन ने उसे घर जाने और रेस्ट करने के लिए कहा क्योंकि वो सिक हो गया था और उसके क्लोथ्स पानी से पूरी तरह से ढके हुए थे। लेकिन सुई ने उसे नहीं सुना और चिल्लाया कि इस कंपनी में उनका मोटो वर्क हार्डर है और तुम्हारे वॉलेट में और मनी होगी। एंडरसन को ये मोटो पसंद आया। सुई फाइनली उस हार्ड डे के बाद घर पहुंच गया। वो वहां लेटा रहा और सोचा कि उसके लिए ये कितना बिजी रहा है, पहले स्पिरिट के साथ डेट पर जाना, फिर कुछ अननोन वे में उसकी न्यू रेलिक ने उसे एक ग्रेट डेप्थ में खींच लिया और वो लगभग कंट्रोल खो बैठा। काम पर उसे बहुत डिफिकल्ट क्लाइंट्स के साथ डील करना पड़ा और हाल ही में इस मरी के साथ डील करना समाप्त किया जो हर दिन उसके पास आती है। अब इस सारे नाइटमेयर के बाद वो कामली बिस्तर पर जा सकता है और रेस्ट कर सकता है, ये उम्मीद करते हुए कि कल वो हमेशा की तरह उठेगा और डॉन का आनंद लेगा। जैसे ही सुई सो गया, कुछ मिस्टीरियस हैंड फ्लोर से बाहर आया और उसकी हैंड पकड़ ली। ये एक स्पिरिट की तरह नहीं था जो उसे खाना चाहता था, ये कुछ और था। इस मोमेंट में सुई सी में डीप था और ऐसा लगता है कि आज कुछ भी नहीं होगा जो उसे मॉर्निंग में इतना ब्रोकन फील कराएगा। लेकिन उसकी पीस तुरंत खत्म हो गई जैसे ही उसने देखा कि वो किस डेप्थ पर था। उसका लेवल 25,000 m था, जिसका मतलब था कि वो पहले ही मोहो लेयर को पार कर चुका था और काफी लॉन्ग टाइम से वहां था। वो समझ गया कि ये कितना था, लेकिन आप इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते। इन एनी केस वो पहले ही मोहो लेयर में है, सो 20,000 और 25 से कोई बड़ा डिफरेंस नहीं पड़ा। वैसे ये स्ट्रेंज स्टैचू जो उसने देखा था वो फुल नहीं हो सकता था क्योंकि ये इस तथ्य से संबंधित था कि उसने मोहो लेयर को पार कर लिया था। सुई ने लॉन्ग वेट नहीं करने या उस ऑक्टोपस के बारे में ऑब्सेस होने का फैसला किया। उसे अपना अटेंशन अपने एंकरिंग रिचुअल को बनाने पर फोकस करने की आवश्यकता थी, जो इस मोमेंट में बहुत अधिक इंपॉर्टेंट था। इस तथ्य के बावजूद कि सुई के पास बहुत कम एंकर लाइन्स थीं, फिर भी कुछ भी नहीं से बेहतर था, सो उसने फिर भी एक रिचुअल बनाना शुरू कर दिया। उसने रिचुअल के फ्रेमवर्क को सक्सेसफुली बनाया। फिर एक प्रॉब्लम पैदा हुई, नेमली कैसे और किस ऑर्डर में डिवाइन रेलिक्स को इंट्रोड्यूस करना शुरू किया जा सकता है। उस बुक में जो एंडरसन ने उसे दी थी उसमें कहा गया था कि एंकरिंग के रिचुअल में एक स्ट्रक्चर है जो डिविनिटी प्रदान करता है और एक डिवाइन रेलिक को उसमें एम्बेडेड किया जाना चाहिए, सो हर लेयर को रिचुअल में एम्बेडेड किया जा सकता है और हर रिचुअल को एक डिवाइन रेलिक की हेल्प से एम्बेडेड किया जा सकता है। डिवाइन रेलिक मिस्टिक के साथ इंटरैक्ट कर सकता है, ये इवॉल्व हो सकता है और मिस्टिक उसके इन्फ्लुएंस में हो सकता है, सो सू ने डिवाइन रेलिक को केयरफुली चुना। उसने गलती न करने के लिए हर स्टेप आई से गुजरने का फैसला किया। सबसे पहले उसने उस आइडियल वर्ल्ड का मूल्यांकन करने का फैसला किया जो उसने बनाया था। ये सब कुछ का बेसिस था और इसे टच करना फॉरबिडन है, सो आपको कुछ और सर्च करना होगा। नेक्स्ट, क्लोन्स एंड फायर बनाने के लिए रेलिक्स थे जो आइडियल वर्ल्ड में उसके रिक्रूट्स के लिए भी बेसिक थे, सो उन्हें भी टच नहीं किया जा सकता था। नेक्स्ट, 2 रेलिक्स भी फिट नहीं थे क्योंकि वे रेलिक्स थे जो सूची को इमरजेंसी सिचुएशंस में सर्वाइव करने में हेल्प करते थे, नेमली उसकी लिपस्टिक और सेक्रेट स्वॉर्ड। लाइन में एक और रेलिक बची थी जो लिस्ट में लास्ट थी। ये वही रीत था जिसने सुई को डेप्थ्स में खींच लिया था, जिससे वो अपने बॉडी एंड माइंड पर लगभग कंट्रोल खो बैठा था। लेकिन उसके पास इसे लेने के अलावा कोई चॉइस नहीं था। पहले सुई को प्रॉब्लम्स थी क्योंकि वो इस रेलिक को रिचुअल में इनकॉर्पोरेट नहीं कर सका क्योंकि इसके लिए एक्सपीरियंस की आवश्यकता थी जो दुर्भाग्य से उसके पास नहीं था। लेकिन कुछ टाइम बाद वो सफल हो गया और रिचुअल में रीत को इंट्रोड्यूस्ड किया। पहले कुछ भी नहीं बदला जब तक कि रीत कुछ ऐसा नहीं बन गया जो दिन के दौरान सुई के साथ था, लेकिन अब उसके ड्रीम में। फिर उसे एहसास हुआ कि रीत अनिवार्य रूप से सुईज बॉडी का एक पार्ट बन गया है और अब वो इसका उपयोग कर सकता है। और पहली चीज जो उसने उसके साथ करने का फैसला किया वो रीत को टर्न ऑफ करना है। वो इसे पहली बार करने में कामयाब रहा। सुई हमेशा अपने हेड पर ऐसी डेंजरस चीज पहनने का रिस्क नहीं उठा सकता था, सो सबसे अच्छा ऑप्शन इसे टर्न ऑफ करना था। लेकिन ऐसा लगता है कि ये रिंग जो टर्न ऑफ होने के बाद बनी थी उसका भी एक हिडन इफेक्ट है। ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि क्या ये रियल लाइफ में सुई में डेवलप हुआ क्योंकि उसने इसका ड्रीम देखा था। हालांकि ये जानना इंटरेस्टिंग होगा कि ये किस तरह का स्किल है और इसका उपयोग कैसे किया। सुई ने ऐसी मॉर्निंग की उम्मीद नहीं की थी, फिर से उसका डे सबसे अच्छे तरीके से शुरू नहीं होता है। अब वो ऐसे अगली स्पिरिट्स देखता है कि उसे विंडो से ग्राउंड पर फेंक दिया गया था। स्काई में जो था वो इनक्रेडिबली स्कैरी चीजें थीं जो सुई ने देखना शुरू कर दिया था क्योंकि वो मुंह की एक नई लेयर में चला गया था जिसने उसे ऐसा अपॉर्चुनिटी दिया था। पूरी दुनिया में टेरेबल मॉन्स्टर्स थे जो उसे सेकंड्स के मैटर में डिस्ट्रॉय कर सकते थे।
उसके मुंह और नाक से ब्लड बहने लगा, लेकिन ये एक नेचुरल रेड कलर नहीं था बल्कि पिच ब्लैक था। ये सब बहुत स्कैरी लग रहा था। वो सोने और फिर कभी नहीं उठने से ज़्यादा कुछ नहीं चाहता था। फिर भी उसने अपनी सारी स्ट्रेंथ को एक फिस्ट में इकट्ठा किया और स्कूल गया, क्योंकि किसी को भी एक नेचुरल लाइफ जीना नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि उस तरह से वे तुरंत उसे फिंगर से पोक करना शुरू कर देंगे और फिर स्पिरिट्स उसे पहले ढूंढ लेंगे। लेकिन ये एक रियल अब्सर्डिटी था। वो देखता है कि ये दुनिया हज़ारों मॉन्स्टर्स के साथ कैसे रेडी है, लेकिन उसे अभी भी स्कूल जाना था। स्ट्रेंज साउंड्स जो उसने मॉर्निंग में सुनी थी वे गायब नहीं हुई, बल्कि इसके ऑपोजिट इंटेंसिफाइड हो गईं, और उन्होंने प्रॉबेबली सुई को सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब किया। सुई के लिए सुनना बहुत अनप्लेजेंट था। सुई पहले ही स्कूल के आधे रास्ते में था जब साउंड तेज़ी से उसके करीब आने लगी, जैसे कि कोई उसे खाने वाला था। और ये सिर्फ ऐसा नहीं था। उसने अपने फ़ोन में एक ह्यूज ब्लडीड हैंड देखी जो उसके लिए पहुंच रही थी और उसे खाना चाहती थी, लेकिन वो वास्तव में क्या चाहती थी। सुईस की स्कूल तक की पूरी जर्नी के दौरान सेवर्ड आर्म्स एंड लेग्स ऑफ स्पिरिट्स स्काई से उस पर गिर गए। उन्होंने उससे जितना हो सके उतना बात की और हर स्टेप पर सब कुछ। सुई ने खुद को जितना हो सके उतना काम्ड किया। उसका मोराल पहले ही एडिक्वेट से परे था, लेकिन ये सरप्राइजिंग नहीं था। ऐसी चीज़ को एंड्योर करना बहुत डिफिकल्ट था, ये देखते हुए कि मूलर तक पहुंचने के बाद स्पिरिट्स की नंबर लगभग 5 गुना बढ़ गई थी। न केवल उन सभी मॉन्स्टर्स को इग्नोर करना नेसेसरी था जो उसे प्रोवोक करते थे, बल्कि इस नास्टी साउंड को भी एंड्योर करना था जो हर सेकंड उसके ब्रेन को अधिक से अधिक खा रही थी। सुई ने खुद को जितना हो सके उतना चेयर अप करने की कोशिश की और सोचा कि यहाँ डिवारिंग का लॉजिक क्यों काम नहीं करता है, नेमली बड़ा वाला छोटे को क्यों नहीं खाता है, यानी स्काई में उन स्पिरिट्स के लिए कितना फूड है। लेकिन कुछ सेकंड्स बाद सुई ने अपने वर्ड्स वापस ले लिए, क्योंकि उसने देखा कि कैसे एक जायंट ने सिंपली एक और स्पिरिट को क्रश कर दिया जो बस एक हैंड से खड़ा था। सुई लगभग स्क्रीम कर उठा, लेकिन पूरे रास्ते में सुई को एक स्ट्रेंज हैंड द्वारा देखा जा रहा था जिसके पाम के अंदर एक आई थी जो सुई को देख रही थी। सो उसने अपनी आंखें ऊपर न उठाने की कोशिश की। अब सुई को समझ में आया कि हर कोई क्यों कह रहा है कि मोह लेयर तक पहुंचने वाले लोग अपने हेड्स को नहीं उठाते हैं। यह प्योर ट्रूथ है, क्योंकि कोई भी इस मैडनेस में इन्वॉल्व नहीं होना चाहता है। फाइनली सूची सबवे कार में एंटर हुआ और स्काई में उड़ने वाले उस हॉरर को अब नहीं देखता है। उसने सोचा कि वो अभी भी सोया हुआ था और ये उसका सबसे वर्स्ट नाइटमेयर था जो कभी भी हो सकता था। सबवे तक पूरे रास्ते में वो अपना हेड ऊपर करके चला, क्योंकि उसकी नेक स्टिफ हो गई थी। उसे हर टाइम ऊपर देखना पड़ता था। वो बस स्काई की तरफ नहीं देख सकता था। यह इतना अनकंफर्टेबल है। उसे एयर में यह ह्यूज हैंड याद आया जो आंखों के साथ एक ह्यूज डॉल जैसा लग रहा था। उसे देखकर टेरेबल लगा और फिर उसे स्पिरिट्स याद आए जिन्हें उसने पहले देखा था, लेकिन वे इतने टेरेबल नहीं हैं और उनका एक अनयूजुअल शेप है। वे कौन है? हायर स्पिरिट्स। सुई को जैसे कि पूरी दुनिया स्पिरिट्स के लिए एक सीडलिंग थी, लेकिन वो अभी भी नहीं समझ पाया कि मोह लेयर का उनसे क्या लेना देना है। वे इस पर क्यों दिखाई देते हैं? शायद ये सब दुनिया में फूड चेन से आने वाले ग्रेटेस्ट फियर की वजह से काम करता है। लोगों को लगता है कि वे टॉप पर चढ़ गए हैं, दैट्स कि उन्होंने शायद ही कभी अपना सिर उठाया, इसलिए ड्राइंग इनएक्यूरेट निकली। सुई ने तब स्काई के ऊपर एक स्ट्रेंज ब्लैक ऑब्जेक्ट को नोटिस किया जो एक सिलुएट जैसा लग रहा था। शायद ये उसकी डायरी में एक और भयानक चीज़ हो सकती है। उस टाइम अबैंडन्ड वर्ल्ड में एक हैवी बैटल समाप्त हुए और उस बैटल की मैं हेरोइन्स में से एक सर्वाइव करने में एबल थी, लेकिन उसकी इंजरीज बहुत सीरियस थीं। लेकिन वो हार मानने वाली नहीं थी और उसने अपने ब्लड का उपयोग किया जिसे वो अपने वूंड्स को हील करने के लिए बहा रही थी। सो उसने उसी ब्लड से एक बॉल बनाया। फिर उसने अपनी लास्ट स्ट्रेंथ के साथ अपनी स्पेशल मास्क के थ्रू उसे अंदर खींच लिया और उसके बाद उसे वास्तव में बहुत बेहतर होना चाहिए था। और वास्तव में उसने जो रिचुअल परफॉर्म किया, उसने न केवल उसकी हेल्प की, इसने उसे एक नया फॉर्म दिया जिसने उसे और भी स्ट्रॉन्गर बना दिया। लेकिन यूएनटी दुर्भाग्य से उसकी मेन प्रॉब्लम गायब नहीं हुई। वो अपने हेड में स्पिरिट्स एंड गोस्ट से बहुत डिस्टर्ब थी जो लगातार कुछ कहते थे, लेकिन फिर भी वो इस फॉर्म में चल नहीं सकती थी। सो उसे एक रेनकोट पहनना पड़ा जिसका उपयोग वो खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए करती थी। उसे एक बार फिर से द स्प्रेडर ऑफ द सीक्रेट्स एंड नॉलेज ऑफ द ग्रेट सेज लिनवे के रूप में उसकी हम्बल सर्वेंट द्वारा ग्रीटेड किया गया। उसने उसे याद दिलाया कि हर टाइम इस तरह के लॉन्ग ग्रीटिंग को दोहराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये उसे सर्वाइव करने में हेल्प नहीं करेगा, लेकिन इस आदमी के लिए मैनर्स सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसके बारे में उसका मानना था कि ये उसे ईटन नहीं होने में हेल्प करेगा। नेक्स्ट उसने एक अल्केमिकल रिचुअल बनाया, लेकिन उसने रिचुअल का डायग्राम नहीं खींचा और सील्स का उपयोग नहीं किया। वो वास्तव में पहले ही ह्यूमन माइंड से परे चली गई थी और बहुत स्ट्रॉन्गर बन गई थी। इस रिचुअल को पूरा करने के बाद उसने उसे विजडम के 3 स्टोन्स दिए जो उसने लूडो नामक एक सिटी में कैसे मूव करना है इस बारे में इन्फॉर्मेशन के लिए कहा था। जवाब में उसने उसे बताया कि उसने उसके डे के लिए इटर्नल लाइफ एंड एल का राइट तैयार किया था। हालांकि वो इसमें एक स्पेशलिस्ट नहीं था, लेकिन लू से किसी ने इंक्वायर किया और उसने उसे एक हिंट दिया। लेकिन वो गेट के रूल्स को जानती थी और जानती थी कि सभी चीज़ें इक्वल हैं।
और लाइफ के रिचुअल को इक्वल वैल्यू के एक और लाइफ के लिए एक्सचेंज किया जाना चाहिए, और वो ट्रबल में नहीं पड़ना चाहती थी। सो अगर ये सबसे अच्छा तरीका है जिसके बारे में वो बात करता है तो वो सब कुछ कैंसिल करना चाहती है। वो उसे शांत करने लगा और उसे इस रिचुअल के बारे में मोर डिटेल्स में बताने लगा। वो जानता था कि अल्केमिस्ट्स हमेशा ऐसे रिचुअल्स के बारे में कॉशियस रहते हैं, सो उसने उससे वरी ना करने के लिए कहा, ये लाइफ का एक्सचेंज नहीं है, ये पनिशमेंट्स का एक्सचेंज का रिचुअल है, जहां दूसरा पर्सन इसे करने के खिलाफ नहीं है। जस्ट इन केस उसने उसे याद दिलाया कि अगर उसने धोखा दिया तो क्या होगा, और उसे विजडम के 3 स्टोन्स दिए, लेकिन उसने उसे अश्योर्ड किया कि सब कुछ ठीक होगा। स्टोन्स देने के बाद लिंगू ने कहा कि वो यहाँ उसका वेट कर रही होगी, सो उसे जल्दी करने दो। लेकिन ऐसा लगता है कि ये आदमी उतना वर्चुअस नहीं था जितना उसने बताया था। सो वो स्माइल करने लगा और याद करने लगा कि लीवी एक ह्यूमन सोल के साथ एक स्पिरिट था। ये उसके लिए एक परफेक्ट प्लान था। इस बीच सूची ने अपने लाइफ की सभी डिटेल्स लिखना फिनिश्ड कर दिया। अब उसने कैलकुलेटेड किया कि अगर उसके साथ कुछ होता है तो ये ब्लैक गेट में चला जाएगा और वे सब कुछ जान लेंगे, एक तरह का नोट बिफोर डेथ। उसे उस मोमेंट में जो कुछ भी चाहिए था वो सब कुछ याद था, और वो और इन्फॉर्मेशन जोड़ने जा रहा था, जबकि वो अभी भी ऐसा कर सकता था। फिर उसने सबसे अच्छी पिक्चर देखी। उसकी नज़र 2 किडनीज पर पड़ी जो सबवे कार पर हैंडल से चल रही थीं। ये मुंह की इस लेयर के लिए क्या हॉरर है। इस बॉडी में रहने के पूरे टाइम के लिए उसने अब से ज़्यादा टेरेबल चीज़ें नहीं देखी हैं, और साथ ही उसकी नेक बहुत हर्ट्स करती है क्योंकि वो अपना हेड ऊपर नहीं उठा सकता है। प्रॉब्लम्स खुद। सुई अनएक्सपेक्टेडली अपना पेन भूल गया जब उसने देखा कि हर ह्यूमन हेड के ऊपर एक रेड रिबन था जो एक फायर जैसा लग रहा था, जो एक माउंटेन पर जा रहा था, और इस फायर के बीच में इनकॉम्प्रिहेंसिबल सिंबल्स का एक बंच था। लेकिन न केवल लोगों के पास ऐसा रिबन था, सुई खुद भी ऐसी लैम्प का ओनर था। मुझे आश्चर्य है कि इसका क्या मतलब है और ये ओनर को क्या देता है। हर पर्सन के हेड के ऊपर ये था, बिना एक्सेप्शन के, लेकिन स्पिरिट्स एंड मॉन्स्टर्स के पास ये नहीं था। ये बहुत इंटरेस्टिंग था। सुई समझ गया कि ये टेप स्पेशली लोगों के लिए बनाया गया था। ये थॉट्स और डिज़ायर्स के एक टेप जैसा कुछ है और सभी ऊपर के गॉड्स तक ले जाते हैं। वीकेंड आया, सो सुई जिम आया, जहां शहराज़ादा पहले ही उसका वेट कर रही थी, जो सूचीज ट्रेनिंग को फुली स्टार्ट करने के लिए रेडी थी। उसके पास अपने क्लोथ्स बदलने और जहां वो है वहां से रिकवर होने का टाइम भी नहीं था, क्योंकि उसे पहले ही फेस पर एक ब्लो मिल गया है और ऐसा लगता है कि शहराज़ादा को उसके लिए सॉरी फील नहीं होता है। फिर स्टमक पर एक और ब्लो, और ऐसा लगता है कि सूट को रिकवर होने के लिए टाइम की आवश्यकता होगी, क्योंकि ऐसे ब्लोज के बाद वो वास्तव में ट्रेन नहीं करना चाहती थी। शराडा ने कहा कि वो आज बिल्कुल भी कलेक्टेड नहीं है। उसे क्या हुआ है? उसने समझाया कि उसे अभी तक सी की डेप्थ्स की आदत नहीं हुई है और शायद ही कभी इसकी आदत होगी। उसने उसे रियश्योर्ड किया और सहमत हुई कि ये उसके लिए एक डिफ़िकल्ट टेस्ट है, लेकिन सब कुछ ठीक होगा। वे निश्चित रूप से हेल्प करेंगे यदि नेसेसरी हो। सूची ने सोचा कि वो अब इसके बॉटम पर कितना रहना चाहता था। वो इसके लिए कुछ भी ट्रेड करेगा। वो अब ये सब और इन ट्रेनिंग्स एंड रिचुअल्स को एंड्योर नहीं कर सकता है। ये सब उसके लिए बहुत डिफ़िकल्ट है। शहाडा ने उसे थोड़ा चेयर अप करने का फैसला किया और उसे एक डील की पेशकश की। अगर वो एंड तक ट्रेनिंग को एंड्योर कर सकता है तो वे एक वंडरफुल जगह पर जाएंगे जहां सुई कभी नहीं गया था। उसने उसे ट्रेनिंग टैक्टिक्स को समझाना शुरू कर दिया। शहर को यकीन था कि फाइट करना सीखने के लिए आपको पहले ब्लोज को रिसीव करना सीखना होगा। सुई के पास एक प्रिटी गुड बॉडी था, लेकिन उसके स्किल्स बहुत वीक थे, सो उसने उसे कुछ टाइम बीट करने का फैसला किया। शायद उस तरह से वे बढ़ेंगे। सुई को पहले से ही परवाह नहीं थी, लेकिन अब उसे समझ में आ गया कि वो एक ब्लैक गेट फाइटर क्यों थी, कि यहाँ तक कि ग्रीन भी उससे बचता था। वो एक और राउंड के लिए रेडी था और उसने उसे अटैक करने के लिए कहा, और वो बदले में उसके आगे झुकने वाली नहीं थी। ट्रेनिंग के बाद, जैसा कि शहाडा ने प्रॉमिस किया था, वे एक मैजिकल प्लेस पर गए। नेमली वे तीनों शॉपिंग स्ट्रीट पर थे, जहां शहरज़ादा को यह भी याद नहीं था कि वो पिछली बार कब गई थी। वो अभी भी नहीं समझा कि वे यहाँ क्या कर रहे थे और वो उसे यहाँ क्यों लाई, और जब तक उसने उसे फूड नहीं खरीदा उसने नहीं बताया। जल्द ही उसे यकीन हो गया कि उसके पास लोगों को मैनिपुलेट करने से एक टैलेंट है। सुई ने फिर भी वही खरीदा जो वो इतना चाहती थी, और चारों ओर देखा जहाँ हर स्टेप पर स्पिरिट्स थे। यहाँ तक कि डॉल्स वाली बेंच भी, जो ऑर्डिनरी पीपल को बहुत क्यूट लगती थी। लेकिन वास्तव में सुई ने वहाँ केवल टेरेबल स्पिरिट्स का एक बंच देखा जो किसी भी सेकंड में उसे डिस्ट्रॉय करने के लिए रेडी थे। वो वही फूड लाया जो शहराज़ादा चाहती थी, और अब उसने उसे एक अल्टीमेटम दिया कि वो उसे फूड नहीं देगा जब तक कि वो ऐसा नहीं कहती है। लेकिन फिर जब उसने उसकी तरफ देखा तो उसे ब्लैकमेल करने की उसकी डिज़ायर गायब हो गई, क्योंकि शहज़ादा से ये पाना पॉसिबल होगा। वास्तव में शहाडा ने इस शॉपिंग डिस्ट्रिक्ट में इस मीटिंग की प्लान बनाई थी, और मीटिंग स्लैंडर्स में से एक के साथ होनी थी, जिसे कर्स ऑर्डरिंग साइट के बारे में पता होना चाहिए। सूची ने पूछा कि उसका नेम क्या था, लेकिन उसने समझाया कि ऐसे लोगों का कोई नेम नहीं होता है, लेकिन उन्हें आमतौर पर कोई ऐसा व्यक्ति कहता है जो कुछ स्लैंडर्स करता है, या वे एक नेम का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन ये बनाया जाएगा और अगली बार आप उसे ऐसे एड्रेस नहीं करेंगे। लेकिन सूची नहीं समझा कि क्यों, सो शाहज़ादा ने उसे समझाया कि ऐसा 2 रीज़न से होता है।
सबसे पहले, इस डार्क बिजनेस में अगर किसी पर्सन का रियल नेम पता चलता है तो उसे कर्स्ड किया जा सकता है, और सेकेंडली, अगर कर्स के बारे में पता चलता है तो एक इन्वेंटेड नेम के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी से एस्केप करना ईजी होगा, सो वे अपने रियल नेम्स का उपयोग नहीं करते हैं। लेकिन फिर सूची से एक लॉजिकल क्वेश्चन उठता है कि अगर वे अपना रियल नेम देने के लिए रेडी नहीं हैं तो वे डेट पर जाने के लिए रेडी क्यों हैं। उसने उसे ये समझने के लिए मजबूर किया कि मोस्ट लाइकली स्लैंडरर खुद यहाँ अपीयर नहीं होगा, लेकिन उसके फ्रेंड्स और असिस्टेंट्स आएंगे और उन्हें उसके पास ले जाएंगे, क्योंकि आमतौर पर ऐसे लोग पब्लिक प्लेसेस में अपीयर नहीं होते हैं क्योंकि उन्होंने बहुत सारी बैड चीज़ें की हैं। शहरज़ादा अपनी डेलिकेसी से सिंपली सेटिस्फाइड नहीं हो सकती थी। जो सूट उसे लाया था, वेल, ये पहले से ही डिलिशियस है। वो अपने मील का आनंद ले रही थी जब तक कि पीछे से एक वॉइस ने उन्हें नहीं बुलाया और उनसे पूछा कि क्या वे एक रेवरेंड की सर्च कर रहे थे। जब वे वापस मुड़े तो वहां एक आदमी खड़ा था जो एक गोस्ट और वर्स जैसा लग रहा था, और उसने जल्दी से अपने मैजिक स्वॉर्ड का उपयोग करके एड को भगा दिया। वो नहीं समझा कि उसने ऐसी चीज़ कैसे की, लेकिन शहरज़ादा ने उसे जल्दी से शांत कर दिया और आंसर दिया कि ये स्लैंडरर का चाइल्ड है जो, जैसा कि उसने कहा, उन्हें स्लैंडरर के पास ले जाने के लिए आया था। उसने उन्हें पोलाइटली उसका फॉलो करने के लिए इनवाइट किया और वे सहमत हो गए। हालांकि ये बहुत सेफ नहीं लग रहा था, लेकिन उनके पास कोई अन्य ऑप्शन नहीं था। वे इस शॉपिंग डिस्ट्रिक्ट के सेंटर में एक नाइस इनफ प्लेस पर आए और सू को ये जानकर भी सरप्राइज हुआ कि स्लैंडरर्स उनके ऑपोजिट ऐसी नाइस प्लेस में कॉन्सेंट्रेटेड थे। लेकिन जब वे अंदर एंटर हुए तो उसने तुरंत अपने वर्ड्स वापस ले लिए। वहाँ रहना बहुत अनप्लेजेंट था और ये स्कैरी था। क्या ये सभी पेपर पीपल स्लैंडरर्स हैं? सू को एक बार फिर से अपना हेड नहीं उठाना पड़ा और न ही उन्हें देखना पड़ा। ऑफ कोर्स, वे फूड चेन में इंक्लूडेड नहीं थे, वे गोस्ट्स और स्पिरिट्स नहीं थे, लेकिन उनका अपीयरेंस कुछ केस में उसे स्कैर्ड करता था, स्पिरिट से भी ज्यादा। सो उसने प्रिटेंड करने का फैसला किया कि वो उन्हें नहीं देखता है और कामली चला जाता है। वे सबसे इंपॉर्टेंट स्लैंडरर के कमरे में आए जो सिटी में रहा है, सो उन्हें उसी तरह पोलाइट तरीके से कमरे में एंटर होने के लिए इन्वाइट किया गया। जब वे अंदर गए तो वे वॉल पर लटकती हुई कई जाइंट स्कल्स देखकर सरप्राइज थे और ये बहुत टेरेबल लग रहा था। ये वेट किए बिना कि मेहमान उससे क्या चाहते थे, उसने तुरंत उनसे पूछा कि वे आज क्या या किसे कर्स करना चाहते हैं। जैसा कि सुई ने बाद में खुद के लिए रियलाइज किया, वो एक आदमी भी नहीं बल्कि एक ओल्ड वुमन थी, एक बहुत ही एम्बिग्यूअस पर्सन जिसने बोथ वर्ल्ड्स के बेस्ट साइड्स को कंबाइन किया और मैजिकल आर्ट्स की सबसे एडवांस टेक्नोलॉजीज के साथ बनी रही। फिर डायलॉग को शहरज़ादा ने कंटिन्यू किया, जिसने उससे डायरेक्टली पूछा कि क्या वो टीनू स्ट्रीट से स्लैंडरर है। सुई सरप्राइज था कि वो उसे भी नहीं जानती थी, लेकिन ये वुमन एक बहुत ही टेरेबल लुक के साथ आंसर देती है कि वो प्रति पर्सन 50,000 to 5 मिलियन तक लोगों को कर्स करती है। सो स्टिंगी मत बनो। अगर तुम इनफ मनी पे नहीं करते हो तो गॉड्स पेमेंट नहीं ले पाएंगे और कर्स नहीं होगा। ऐसा लगता है कि शहरज़ादा ने उसके वर्ड्स पर रिएक्ट नहीं किया और उससे क्वेश्चंस पूछना जारी रखा, और इस टाइम उसने पूछा कि क्या वो कर्स साइट से किसी तरह संबंधित है। उसने उसे केयरफुली देखा और आंसर दिया कि गॉड्स हम सभी को देख रहे हैं और हमारा टेस्ट ले रहे हैं, और हमें जो परमिटेड है उसकी लिमिट्स को क्रॉस नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम में से हर एक को इसके लिए पनिश्ड किया जाएगा। फिर उसने सूची की ओर अपना हैंड बढ़ाया, लेकिन वो नहीं समझा कि वो उससे क्या चाहती थी और इसका क्या मतलब था, सो वो बस खड़ा रहा और उसे देखता रहा। यह अच्छा है कि शहरज़ादा वहाँ थी जो समझ गई कि ये वुमन क्या चाहती थी और उसके साथ कैसे बिहेव करना है। इस हैंड जेस्चर का मतलब था कि वो पेमेंट एक्सेप्ट करना ने जोर से कहना शुरू कर दिया कि वे इससे ज्यादा अमाउंट पर सहमत नहीं हैं, और बस इतना ही। इसके जवाब में वुमन सहमत हो गई और उनकी कंडीशंस को एक्सेप्ट कर लिया। फिर उसने पे करने के लिए अपना फ़ोन निकाला। सुई अमेज्ड था और थोड़ा डिसअपॉइंटेड भी था। क्या गॉड्स को इस तरह की किसी चीज़ के लिए पे करने के लिए मनी की ज़रूरत है? जिस पर उसने जवाब दिया, मनी की ज़रूरत हर जगह होती है। पेमेंट सक्सेसफुली हो गई और वुमन ने तुरंत बात की और शहरज़ादा को उस साइट के बारे में आंसर दिया जिसमें उसे इतनी इंटरेस्ट थी। वह इस साइट के बारे में जानती थी जिसे स्पिरिचुअल सेशंस के यूनियन द्वारा कंट्रोल किया जाता है, और उन्होंने उसे उनसे ज्वाइन होने के लिए इनवाइट किया, लेकिन ऑफ कोर्स उसने रिफ्यूज़ कर दिया। सूची ने इस वुमन के सभी मैजिकल स्किल्स में और भी ज़्यादा विश्वास करना बंद कर दिया, क्योंकि वो मुंह की तरह पेमेंट के बाद ही बात करना शुरू कर देती है और उससे पहले आप एक वर्ड भी बाहर नहीं निकाल सकते। शहरज़ादा ने केयरफुली सुना कि इस वुमन ने क्या कहा और इस यूनियन और वे क्या करते हैं इसके बारे में मोर बताने के लिए कहा। उसने अपनी स्टोरी उस मोमेंट से बताना शुरू कर दिया जब वो 1 साल पहले क्लेयरवॉयंस की एनुअल मीटिंग में थी और एक गर्ल से मिली जिसने उसे बहुत स्कैर्ड किया था। उसके पास एक ग्रेट डिवाइन फीलिंग थी जो बहुत स्कैरी थी। सूची ने एक बार फिर डिवाइन फीलिंग के बारे में पूछा, क्योंकि वो नहीं समझा, और शहरज़ादा ने उसे समझाया कि ये बिलीवर्स एंड द डेटी के बीच क्लोजनेस की डिग्री को रेफर करता है। डिवाइन फीलिंग जितनी हाई होगी, स्पिरिचुअल पावर उतनी ही स्ट्रांग होगी। वुमन ने उस स्ट्रेंज गर्ल के बारे में अपनी स्टोरी कंटिन्यू की, जिसने फिर ज़ोडिएक नामक एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया ताकि उन लोगों की हेल्प की जा सके जो अपने टास्क्स के लिए पे करने के इच्छुक थे, जो उसने और उसके लोगों ने किया था। सो उसने बेस्ट ऑफ द बेस्ट को इकट्ठा किया।
शहरज़ादा इस कंक्लूजन पर पहुंची कि अगर कस्टमर के पास मनी थी तो ये ऑर्गेनाइजेशन एक स्पेसिफिक पर्सन को भी डिस्ट्रॉय कर सकती थी, और ये एक प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन वुमन ने कहा कि उसने उन्हें नहीं बताया, कि उसने केवल ये बताया कि वो इस साइट से कैसे कनेक्टेड थी। शहरज़ादा ने इंटेरोगेशन कंटिन्यू की, और नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि उसने इस क्लब में ज्वाइन होने से क्यों रिफ्यूज़ कर दिया। लेकिन वुमन का रीज़न काफ़ी सिंपल था। स्लैंडरर्स अलायंसेस नहीं बनाते हैं क्योंकि वे सभी डिसऑर्गेनाइज्ड क्रीचर्स हैं और अक्सर वे किसी भी मोमेंट मर जाते हैं, सो इन अलायंसेस को बनाने का कोई पॉइंट नहीं है। इसके अलावा स्लैंडरर्स का एक हाई रैंकिंग ऑर्गेनाइजेशन निश्चित रूप से पुलिस एंड सीक्रेट सर्विसेज को अट्रैक्ट करेगा, जो निश्चित रूप से इस मैटर पर एक इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देंगे। यही वजह है कि कई लोगों ने स्पिरिचुअल सेशंस के खिलाफ बात की, लेकिन इस गर्ल ने सभी के मुंह बंद कर दिए जब उसने स्पॉट पर ही 3 मास्टर्स को डिस्ट्रॉय कर दिया, जिसने मीटिंग में मौजूद सभी को शॉक्ड कर दिया। ऐसा लगता है कि उसका एक बहुत ही डिफिकल्ट कैरेक्टर था, और कहा जाता था कि डिजास्टर की गॉडेस उसकी सोल में बैठी थी, जिसने गर्ल को उसका रेजिस्ट करने का अटेम्प्ट भी नहीं दिया और वास्तव में केवल उसकी डॉल थी। उस डे के बाद अधिकांश स्लैंडरर्स ने खुद को उससे प्रोटेक्ट करने के लिए सिटी छोड़ दिया, हालांकि उनमें से कुछ उसके साथ ज्वाइन हो गए, और अब वे इस दुनिया में एक साथ टेरेबल चीज़ें कर रहे हैं। और टू बी ऑनेस्ट, लाडू में लगभग कोई स्लैंडरर्स नहीं बचे हैं, और वो कुछ डेज में जाने वाली है। शहरज़ादा ने उसे हेल्प की पेशकश की क्योंकि इस वुमन को पता था कि वे कौन थे और किस ऑर्गेनाइजेशन से थे, और इसके लिए वो इस गर्ल के बारे में मोर बताएगी और उससे डील करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है। लेकिन वुमन मेमोरीज से बॉयल हो रही थी, और उसने बहुत क्लियर कर दिया कि कोई भी लिविंग पर्सन इस गर्ल को हैंडल नहीं कर सकता क्योंकि उसकी स्ट्रेंथ कॉम्प्रहेंशन से परे है। उसके बाद शहरज़ादा ने इस वुमन को मोर मनी सेंड की, और वो तुरंत बदल गई और बात करने के लिए रेडी थी। सुई सिंपली नहीं समझा कि मनी लोगों को ऐसे कैसे बदल सकती है। नेक्स्ट उसने अपने स्मॉल लॉकर से कुछ स्मॉल बॉक्स निकाला और इसे शहरज़ादा एंड सूची को दिखाना चाहती थी। जैसा कि उसने कहा, इस बॉक्स के बाद उसके स्लैंडरर फ्रेंड्स ने एस अनस का स्टडी किया और उसके बारे में पता लगाया। जब उसने इस बॉक्स को खोला तो ऐसा लगा कि इसमें से बहुत सारा ब्लड बह रहा था, जो इस रूम में मौजूद हर किसी को ड्राउन कर सकता था। सुई नहीं समझ सका कि ये क्या था और ये ब्लड जैसा क्यों लग रहा था, लेकिन इन एनी केस उन्हें कुछ करना पड़ा, अदरवाइज वे बस यहाँ डूब जाएंगे। लेकिन इससे पहले कि उनके पास कुछ इन्वेंट करने का टाइम होता, कुछ तरह की फायर इस सी ऑफ ब्लड में गिर गई और वहां सब कुछ इग्नाइटेड कर दिया। उन्हें अब क्या करना चाहिए? सुई के चारों ओर सब कुछ जलने लगा और ये फायर इस स्मॉल रूम के बिल्कुल सभी कॉर्नर्स को कवर करने लगी। उसे आगे क्या करना चाहिए? शहारा को हेल्प के लिए स्क्रीम करना और कॉल करना शुरू कर दिया। सूची को विश्वास नहीं हो रहा था कि वो इस तरह से मर जाएगा, लेकिन 1 सेकंड के बाद कुछ तरह का वाटर उस पर पोरिंग करना शुरू कर दिया, जिससे उसके चारों ओर सब कुछ एक्सटिंग्विश्ड हो गया। ये शहारा थी जिसने उस पर वाटर डाला ताकि वो शांत हो जाए और स्क्रीम करना बंद कर दे। जैसा कि पता चला, उसने अकेले इस ट्रांस में एंटर किया और उसने अकेले देखा कि बॉक्स से कितना ब्लड बह रहा था जो रूम को भर रहा था, और ऐसा फीलिंग था कि चारों ओर सब कुछ जल रहा था और अब वो खुद जल जाएगा जब तक कि उसे वाटर से एक्सटिंग्विश नहीं किया जाता। वुमन सरप्राइज थी कि उसने ये सब देखा और उसके इंट्यूटिव सेंस ऑफ परसेप्शन की प्रेज की। उसने पहले कभी ऐसा कुछ नहीं देखा था। उसने ये दिखाना जारी रखा कि उस बॉक्स में क्या था जिसमें से ब्लड बहता हुआ लग रहा था, और अब बर्न्ड क्लॉथ का कुछ पीस है जो लेजेंड्स के अनुसार एक रेलिक है जो द ग्रेट फायर ऑफ द स्लीव के बाद बचा था। न तो सुई और न ही शहरज़ादा जानते थे कि ये किस बारे में था और ये स्ट्रेंज वुमन किस तरह की बिग फायर के बारे में बात कर रही थी। वो सरप्राइज थी कि ब्लैक गेट्स इतने इग्नोरेंट थे, सो उसने बताना शुरू कर दिया कि एक ग्रेट फायर को एक ह्यूज फायर के रूप में रजिस्टर्ड किया गया था जो लॉर्डू में 400 से अधिक सालों पहले था। उस टाइम एक बड़ी नंबर में लोग जिंगो टेम्पल में एक यंग गर्ल के लिए प्रेइंग कर रहे थे जो एक इनक्यूरेबल डिजीज से मर गई थी, और जब प्रेयर खत्म हो गई तो एक ह्यूज अनएक्सपेक्टेड स्ट्रॉन्ग विंड ने फायर से स्लीव का एक पीस उड़ा दिया जिसने एक हाउसेस को इग्नाइटेड कर दिया। उस टाइम किसी ने भी ये एक्सपेक्ट नहीं किया होगा कि फायर लो के लगभग पूरे सिटी को डिस्ट्रॉय कर सकती है, और कहा जाता है कि तब 100,000 से अधिक लोग इस टेरेबल फायर के हैंड से इंजर्ड एंड डिस्ट्रॉयड हो गए थे, जैसे कि ये ट्रायल बाय फायर था। सुई एंड शहारा ने केयरफुली इस स्लीव को देखा और लगभग साइमल्टेनियसली कहा, क्या इस स्लीव का स्पिरिचुअल सेशन से कोई लेना देना है? वुमेन ने जवाब दिया कि इसका स्पिरिट गर्ल्स ओरिजिन से कुछ लेना देना था। फायर के बाद सिटी के कई पार्ट्स को रिस्टोर किया गया और लोगों के लिए फिर से खोला गया, जिसमें टिंग शू शॉपिंग स्ट्रीट भी शामिल थी। लेकिन जिस डे डिस्ट्रिक्ट्स को फिर से खोला गया उसी दिन एक लेजेंड दिखाई दी जो कहती है कि इस स्ट्रीट ने नए स्पिरिट्स एंड गॉड्स को जन्म दिया, और जब स्ट्रीट एक जगह से दूसरी जगह जाती है तो वे उसका फॉलो करते हैं। फायर के बाद लोगों ने स्लैंडरर को सर्च करना शुरू कर दिया और उसी फेट ने उसका वेट किया, सो कुछ टाइम बाद फॉरेन स्लैंडर मिल गया लेकिन डिस्ट्रॉयड नहीं हुआ और स्ट्रीट फिर से प्रॉस्परस एंड वेरी ब्यूटीफुल हो गई। लेकिन जब वो मिल गया तो उसका कोई ट्रेस नहीं था। क्या ये स्लैंडरर स्पिरिट गर्ल बारे में सोचकर इंप्रेसिव लगा? इस गर्ल की पावर सीधे गॉड्स एंड स्पिरिट से आई थी जो उसके साथ अपनी पावर शेयर करने के खिलाफ नहीं थे। वो ये कल्पना करने से डर रहा था कि उससे डील करना कितना डिफिकल्ट होगा। वो वुमन वापस आई और अपने गेस्ट्स को जाने से पहले एक फ्री फॉर्च्यून टेलिंग की पेशकश की।
उनकी लॉन्ग वेट के लिए ऐसी जेनरॉसिटी। उसने एक टर्टल शेल और एक पीस ऑफ पेपर निकाला। सुई डिविनेशन आइटम्स के इस सेट से सरप्राइज था, लेकिन ऐसा लगता है कि उसे अपने वर्ड्स वापस लेने की जरूरत है, क्योंकि जैसे ही उसने रिचुअल के लिए कुछ मैजिकल वर्ड्स कहे, इस शेल के चारों ओर पिक्चर्स जल गईं और रिचुअल शुरू हो गया। क्या ये स्पिरिट्स एंड गॉड्स की पावर है? उसके बाद एक हैंड दिखाई दिया। ये बस कहीं से भी बाहर आया और इस शेल पर स्ट्रॉन्ग फायर के साथ काम करना शुरू कर दिया ताकि वो मेल्ट हो जाए और नेसेसरी इन्फॉर्मेशन लाए। सुई को समझ नहीं आया कि यहाँ क्या हो रहा था, लेकिन उसने खुद के लिए फैसला किया कि उसे ये याद रखने की ज़रूरत है कि ये रिचुअल फॉर्मेशन कैसा दिखता था, ताकि वह बाद में इसे अपने पर्पसेस के लिए उपयोग कर सके। लेकिन वुमन के पास अपना रिचुअल फिनिश करने का टाइम नहीं था, क्योंकि शहरजादा ने स्लीव के साथ बॉक्स लिया और कहा कि उन्हें फॉर्चून टेलिंग की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वे इसमें बिल्कुल भी बिलीव नहीं करते हैं, और एग्जिट की ओर चले गए। मैटर हो गया है, सो वे फाइनली चले जाएंगे। उसने वुमन से कहा कि उससे कांटेक्ट किया जाएगा और उसे लादू से उसके डिपार्चर के बारे में इन्फॉर्म्ड किया जाएगा। उसने उन्हें थैंक यू कहा और स्पिरिट गर्ल एंड हर पीपल का हंट करने में उन्हें लक की विश की। 400 साल पहले लाओस सिटी में एक विलेज हाउस में एक बैड डॉग के केस के संबंध में एक रिचुअल हुआ था, जिसे उसके क्राइम्स के लिए सैक्रिफाइस्ड किया जाना था। इस डॉग की ओनर फैमिली इस रिचुअल के लिए गैदर्ड हुई थी और जानती थी कि उसके बिलव्ड डॉग के साथ सब कुछ कैसे एंड होगा, लेकिन वे अन्यथा नहीं कर सकते थे। सो इस फैमिली के हस्बैंड ने वुमन को हाउस में सेंड कर दिया। अगर वो इतनी वरिड एंड स्कैर्ड है तो वो इसे नहीं देख सकती, लेकिन उसे रहना चाहिए। इस रिचुअल को परफॉर्म करने वाले पर्सन ने एक प्रेयर सुनाई जिसमें ग्रेट हेट्रेड और ग्रेट क्राइम की बात की गई थी जो उन्होंने कमिटेड किया था। फिर उन्होंने अनलकी डॉग को पकड़ लिया और उसे एक और मोर इम्पॉर्टेंट लाइफ को बचाने के लिए अपनी लाइफ को सैक्रिफाइस करने के लिए मजबूर किया। उन्होंने उसे अपने लिए एक होल खोदने के लिए मजबूर किया, जिसने उसने ग्रेट जॉब किया। वुमन फिर भी इस प्रेशर को सहन नहीं कर सकी और घर चली गई, क्योंकि ये उसके लिए बहुत ज़्यादा था। फिर उन्होंने डॉग को गॉड्स को एक गिफ्ट के रूप में लाया और उसे तब ब्लड कलेक्ट करने के लिए मजबूर किया जब वो अभी भी अलाइव था। उनके द्वारा एक स्मॉल बोल में ब्लड कलेक्ट करने के बाद उन्होंने आदमी को इसे बॉटम तक पीने की पेशकश की, ताकि उसकी फैमिली को इन आगामी द्वारा हमेशा के लिए प्रोटेक्टेड किया जा सके, और वो तुम्हारी फैमिली को आगे की ट्रबल से हॉन्ट होने से रोकने के लिए सब कुछ करेगी। आदमी ने इस बोल को बॉटम तक पी लिया और उसे अपने हाथों से फेंक दिया। सीकिंग स्पेशलिस्ट एंड सूचीज लॉस्ट कॉइन। सूची एंड शहरजादा ब्लैक गेट क्लब में लौटने की जल्दी में नहीं थे, और सूची ने पूछा कि वे साइट एंड स्पिरिट गर्ल को आइसिंग करना कब जारी रखेंगे, जिसका शहरजादा को खुद आंसर नहीं पता था, क्योंकि ये उसके सोचने से कहीं ज्यादा सीरियस प्रॉब्लम थी। यहाँ एक स्पेशलिस्ट की हेल्प की आवश्यकता होगी। सूची पहली बार मिस्टिकल वर्ल्ड में सो कॉल्ड स्पेशलिस्ट के बारे में सुनता है। वे क्या करते हैं? शहरजादा ने उसे समझाया कि ये वे लोग हैं जिन्होंने सीक्रेट्स को रिवील करने में हेल्प की और आइसिंग में हेल्प की, जो इस मैटर में उनके लिए बहुत नेसेसरी है। लेकिन सुई एक और क्वेश्चन के बारे में वरीड था कि उन्होंने इस वुमन पर मिस्टर एंडरसन का बहुत सारा मनी खर्च किया और अब उन्हें अभी भी एक स्पेशलिस्ट को हायर करने की आवश्यकता है। क्या उसे माइंड नहीं होगा? शहरजादा ने उसे शांत किया और अश्योर्ड किया कि वो इसके खिलाफ नहीं होगा, और यहाँ तक कि इसके लिए भी होगा। अनुगाज रिचुअल एंड सूचीज डेंजर टीनो स्ट्रीट पर, जहाँ शहाड़ा एंड सुई अभी थे, ऐसा लगता है कि वुमन ने अभी तक रिचुअल फिनिश नहीं किया है और इसे कंटिन्यू कर रही है। उसके साथ कुछ होना शुरू हो गया, जैसे कि कोई उससे बाहर निकलना चाहता था। क्या रिचुअल उसे ऐसे अफेक्ट करता है? ये चीफू था, स्पिरिट साइंस ऑर्गेनाइजेशन के सदस्यों में से एक, जिसने शहरजादा एंड सूची को कंफ्यूज करने के लिए एक वुमन में ट्रांसफॉर्म्ड किया जो उसके पास आए थे। नेक्स्ट, एक और गर्ल जो ये सब देख रही थी उसके पास बाहर आई। वो भी स्पिरिचुअलिस्ट सेशन की सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन के सदस्यों में से एक थी। उसका नेम क्वान लिंग था, और उसने तुरंत पूछा कि क्या चीफू आदमी उनसे उनकी चीजें स्टील करने में मैनेज था। उसने उसे आंसर दिया कि केवल एक सक्सेसफुल हुआ। वो एंग्री हो गई कि केवल एक क्यों। फैक्ट ये था कि उसने जिस बॉडी का उपयोग किया था वो इसे कंट्रोल करने के लिए बहुत ओल्ड थी और ट्रांसफर रिचुअल को अप्लाई करना बहुत डिफिकल्ट था। उसने फिर सुझाव दिया कि वो उन दोनों को डिस्ट्रॉय कर दे और इन सभी ब्लैक गेट टाइप ऑर्गेनाइजेशंस को ये पता चले कि वे कितने स्ट्रांग हो सकते हैं। उसने उसे ओल्ड बॉडी से सभी जंग को हटाने का ऑर्डर दिया और वो अब इस चीज़ के ओनर के लिए यहाँ एक फॉर्मेशन बना रही है। बाय द वे, उसका नेम क्या है? और उसका नेम सूची था, और चियू उससे उसका कॉइन स्टील करने में मैनेज था, और यहाँ तक कि उसकी एक पिक्चर भी ले ली थी। अब सुई डेंजर में है। क्वान लिंग ने अपना डिस्ट्रक्शन रिचुअल शुरू कर दिया। उसने वर्ड्स कहना शुरू कर दिया, एनिमी अप्रोचिंग अनुगा मस्ट कम, एनिमी अप्रोचिंग अनुगा मस्ट कम, ईना डिस्ट्रॉय। और फिर रिचुअल खुद शुरू हो गया, जो काफ़ी क्विकली शुरू हुआ। फिर उसने अपनी वॉइस में कहा कि उसे सूची के लिए बहुत सॉरी है, लेकिन उसका अनुगा बहुत हंग्री है और सुई को खाना चाहता है, और ऐसा होगा। सूची से एस्केप एंड न्यू एलाय। उस मोमेंट में सुई अपने कॉइन्स को काउंट कर रहा था जो उसके पास बचे थे, और उसने एक कॉइन काउंट नहीं किया। ये बहुत स्ट्रेंज है, क्योंकि ये उसके जैसा नहीं है। वो हमेशा अपने फाइनेंसेस को क्लियरली काउंट करता है।
वो बस फूड के साथ वेंडिंग मशीन के पास खड़ा था और कुछ खरीदना चाहता था क्योंकि वो बहुत हंग्री था और उसके पास वही कॉइन नहीं था और मशीन फ़ोन द्वारा पेमेंट को भी सपोर्ट नहीं करती है। सुई ने घर जाने का फैसला किया क्योंकि उसे पहले ही एक रिमाइंडर मिल गया था कि मिसेस मैरी जल्द ही उससे विजिट करेंगी और वापस जाने का टाइम हो गया था। सो उसने मशीन गन छोड़ दी और चला गया। जब वो घर लौट रहा था तो यहाँ अचानक एक वेरी कोल्ड विंड चला जो लिटरली उसके पूरे बॉडी को उसके फीट से उसकी बैक तक कवर कर गया। यहाँ ऐसी कोल्ड विंड कहाँ से आई? उसने अपने पीछे एक स्ट्रेंज साउंड सुनी जैसे कि कोई बहुत केयरफुली हेवन से अर्थ पर उतरा हो, लेकिन वो समझ गया कि ये अच्छा नहीं था और मोस्ट लाइकली अब उसे फाइट करना होगा। जब सुई ने अपना हेड घुमाया तो उसने एक ऐसा टेरिबल मॉन्स्टर देखा कि उसकी ब्रेथ फ्रोजन हो गई और उसका बॉडी अपने आप ट्रेम्बल करने लगा। क्या ये मॉन्स्टर उसके लिए आया था? चूफू ने इस क्रेजी गर्ल से पूछा कि क्या वे यहाँ तब तक रहेंगे जब तक कि वो अपना रिचुअल फिनिश नहीं कर लेती, जिस पर उसने जवाब दिया कि ऑफकोर्स वो रहेगी। वो 4-year-old इनान के साथ कॉन्टैक्ट के थ्रिल का आनंद लेना और पाना पसंद करेगी। उसने ये कल्पना भी नहीं की थी कि जब वो अपने प्रे को टीयर्स करती है तो वो कितनी ब्रेथ टेकिंग होती है। ये टचेज और मसल फाइबर्स की हीट जो बॉडी से टूट जाती हैं और डस्ट में क्रश हो जाती हैं, ब्लड का एक पाइल, ये एक ड्रग की तरह काम करता है जिसकी आपको धीरे धीरे आदत हो जाती है। सुई नहीं समझा कि क्यों, क्योंकि उसने बस अपना हेड घुमाया था। ये स्पिरिट पहले ही उसे टारगेट कर रहा था और उसे खाने वाला था, लेकिन उसने कुछ भी नहीं किया जिससे उसे ये लगे कि उसने उसे देखा। मॉन्स्टर ने सुई के लिए पूरी सिचुएशन का असेस करने का वेट नहीं किया और ऑफकोर्स पहले ही अपने जायंट टीथ के साथ उस पर अटैक कर दिया और उसे स्मॉल पीसेस में फाड़ने के लिए रेडी था। लॉन्ग टाइम तक सोचे बिना सुई अपनी पेंटेड फेस स्किल का उपयोग करता है और स्पिरिट के लिए इनविजिबल हो जाना चाहिए, लेकिन ये काम नहीं करता है। स्पिरिट ने उसे ऑलमोस्ट किल कर दिया और अभी भी उसे हॉन्ट कर रहा है। पेंटेड फेस इस गोस्ट पर काम नहीं करता है। ये क्लियरली कोई ऑर्डिनरी स्पिरिट नहीं है और कोई ऑर्डिनरी फूड चेन नहीं है। आपको तुरंत कुछ और सोचना होगा क्योंकि ये बस उसे डिस्ट्रॉय कर देगा। ऐसा केवल एक बार हुआ था और वो उस स्पिरिट के साथ था जिसे पायनियर चर्च के सदस्यों द्वारा समन किया गया था। श्योरली ये स्किल स्पिरिट्स की इस लेयर पर काम नहीं करता है, लेकिन उसे परवाह नहीं थी। वो बस यहाँ मरना नहीं चाहता था और अपनी पूरी ताकत से भागा, लेकिन उसने नोटिस नहीं किया कि उसका फ़ोन उसकी पॉकेट से गिर गया और सीधे ग्राउंड पर गिर गया जिस पर मिस मैरी उस मोमेंट कॉल कर रही थी और सुई ने उसके गिरने से पहले एक्सीडेंटली फ़ोन उठा लिया और एक कॉन्वर्जेशन शुरू कर दी। सुई जितनी जल्दी हो सके भागा और जब उसने अपना हेड उठाया तो उसने स्ट्रीट के एंड में मिस मैरी को देखा जो पहले ही वहां उसका वेट कर रही थी और उससे मिलने के लिए रेडी थी। लेकिन इस टाइम सुई उसे देखकर बहुत खुश था, लेकिन उसे एक नई प्रॉब्लम है। उसका पेंटेड फेस टाइमर काम करना बंद कर देता है और टाइमर ऑलमोस्ट अप है। मिस मैरी ने ऑफकोर्स उसे देखा और पहले ही उस पर स्ट्राइक करने की तैयारी कर रही थी। उसने एक ब्लो मारा जिससे सुई अपने स्किल की एक्शन के लास्ट मिनट में डॉज करने और सर्वाइव करने में मैनेज्ड हुआ। वो ग्राउंड पर गिर गया और फॉल से खुद को बुरी तरह से ब्रूज कर लिया। सो उसे रिकवर होने के लिए टाइम की आवश्यकता थी, लेकिन क्या उसके पास वो टाइम था? ऐसा लगता है कि मिस मैरी ने सुई का चेजिंग कर रही स्पिरिट को काफी अच्छी तरह से हिट किया और उसका हैंड काट दिया, लेकिन इस स्पिरिट को कंट्रोल कर रही क्रेजी गर्ल को ही पेन महसूस हुआ। उसे कई मीटर्स दूर भी फेंक दिया गया था। उसे समझ नहीं आया कि सोर्ड के साथ ये क्रेजी स्पिरिट कहाँ से आया। क्या ये वास्तव में है? सुई की गर्लफ्रेंड मिस मैरी ने वास्तव में इस वुल्फ शेप्ड स्पिरिट का हैंड काट दिया था जो सफरिंग कर रहा था, लेकिन फिर भी हार नहीं मान रहा था। भले ही मिस मैरी को सुई नहीं मिला और उसे अभी भी ब्लड की स्मेल पसंद थी, वो वास्तव में इसे पसंद करती है। सुई को मज़ा नहीं आया। वो समझ गया कि उसने सब कुछ डिस्ट्रॉय करने की डिज़ायर जगा दी है जो वो देखती है और दुर्भाग्य से वो उसके फील्ड ऑफ विजन में नेक्स्ट है। उसे फिर से फेस पेंटिंग स्किल का उपयोग करने की आवश्यकता है, अदरवाइज कोई चांस नहीं होगा। उसने इसका उपयोग किया और मिस मैरी के साथ थोड़ा खेलने का फैसला किया कि वो किसे मोर क्विकली डिस्ट्रॉय करेगी, उसे या उस स्पिरिट को जिसने उसका चेजिंग करना शुरू कर दिया था। इन एनी केस उसके पास कोई अन्य ऑप्शन नहीं था, उसे ट्राई करना पड़ा। क्रेजी गर्ल जिसने इस स्पिरिट को उस पर समन किया था वो नहीं समझी कि ब्लैक गेट से ये बास्टर्ड क्या कह रहा था और वो वहाँ किसे डिस्ट्रॉय करने जा रहा था। वुल्फ ने सुई पर अटैक को रिपीटेड किया और इस टाइम उसे डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की, लेकिन मिस मैरी अभी भी वहाँ थी और वो अभी भी अपने विक्टिम के लिए आई थी। सुई और वो उसे किसी को नहीं देगी। सो उसने वुल्फ का दूसरा हैंड काट दिया और सूची को प्रोटेक्ट करने के लिए खड़ी हो गई। गर्ल जो वुल्फ को चला रही थी वो नहीं समझी कि इस दोस्त ने उसके वुल्फ का दूसरा हैंड काटने की हिम्मत कैसे की और वो ऐसा करने वाली कौन है। सुई मिस मैरी के पीछे बैठ गया और वुल्फ को टॉन्टेड किया जो सुई के पास एक हंटर के रूप में आया था और अब मिस मैरीज का प्रे बन गया। सब कुछ प्लान के अनुसार चल रहा था। मैड वुल्फ ने फिर से अटैक किया, लेकिन इस टाइम मिस मैरी पर और वो क्रेजी हो गई और वुल्फ पर इनक्रेडिबल नंबर ऑफ ब्लोज इन्फ्लिक्टेड किए और ऐसा लगता है कि उसने उसे हेड से टो तक काट दिया। वो अभी भी इनक्रेडिबली ईविल थी और इस वुल्फ जैसे 2 और इवन 3 मोर स्पिरिट्स के साथ डील करने के लिए रेडी थी और वो उन्हें नहीं चाहती थी। लेकिन सुई जिसका मास्क जल्द ही डिसअपियर हो जाएगा और उसे फिर से इसका उपयोग करना होगा और ये बहुत डेंजरस था।
सुई मिस मैरी के बगल में है और सोचता है कि ये सिचुएशन कितनी आयरॉनिक लगती है। क्रेजी मैनियक जो हर दिन उसके पास आता है और उसे डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करता है, उसने पहले ही 2 बार उसकी लाइफ को सेव कर लिया है। वो वुल्फ के बॉडी के पास थोड़ी देर और खड़ी रही और सुई को फिर से कॉल किया और एक वॉइस मैसेज छोड़ा कि वो उसे फिर से नहीं ढूंढ सकी, सो सी यू टुमारो। ये एंड के बहुत करीब था। अगर वो 1 मिनट और रुकी होती तो सूचीज का एंड आ गया होता और वो फाइनली उसे डिस्ट्रॉय कर देती। लेकिन आज वो लकी था जो इस वुल्फ के बारे में नहीं कहा जा सकता है, जो एक हेड के बिना छोड़ दिया गया था, लेकिन वो इसके लायक था। सूची ये नहीं समझ सका कि वो टारगेट कैसे बन गया। अगर वो इतना इनविजिबल था और उसका मास काम नहीं किया क्योंकि वो इस वर्ल्ड में ज्वाइन हुआ था, सब कुछ गलत काम कर लिया है और केवल उसका हेड देखा। अनुगा द हंट एंड द रिचुअल शहराज़ादा जल्दी से सुई के पास आई और 10 मिनट्स बाद वो इस जायंट वुल्फ के हेड के बगल में खड़ी थी, या जैसा उसने सुई को करेक्टेड किया कि ये एक डॉग था जिसे सभी लेजेंड्स में अनुगा कहा जाता था, जो एक वेरी ईवल गॉड है। वो समझ गई कि ये एक वेरी सीरियस गॉड है और सूची से पूछा कि क्या कोई लेटली उसकी डेथ नहीं चाहता था। शायद वो खुद जानता है कि उसे कौन हंट कर रहा है। शहाड़ा को इस गॉड के बारे में जो कुछ भी पता था वो ये है कि अनागामी को एक मैसेंजर द्वारा कंट्रोल किया जाता है, जो एक पर्सन है जो कहीं फार अवे खड़ा है और उसे किसी पर भी समन कर सकता है, और डॉग के हैंड्स में मरने वाले लोगों के पास बाइट्स के ट्रेसेस होंगे। लेजेंड्स कहती हैं कि जब एक डॉग जो फैमिली में लॉन्ग टाइम से रहता है उसे बेरीड किया जाता है और उसका हेड कट ऑफ कर दिया जाता है, तो एक रिचुअल परफॉर्म किया जाता है ताकि अनुगा की स्पिरिट हाउस में सेटल हो जाए, और फिर जनरेशंस आफ्टर जनरेशंस अनुगा को फैमिली हेयरलूम के रूप में रखते हैं, और वे इसे जितना लॉन्ग रखेंगे उस पर स्पेल उतना ही स्ट्रांग होगा जिस पर इसे अप्लाइड किया जाता है। सुई ने फिर से पूछा क्योंकि वो नहीं समझा, क्या उस पर अब कर्स है? शाहोजादा ने आंसर दिया कि ये सिंपल भी नहीं है। अगर आप डॉग के हेड को देखते हैं तो इस कर्स का मैसेंजर बहुत स्ट्रांग है। सुई नहीं समझ सका कि ऐसे स्ट्रांग मॉन्स्टर को कैसे टेम्ड किया जा सकता है, लेकिन उसे यकीन है कि जब मिस मैरी ने उससे फॉट किया तो उसने उसके हार्ट को पियर्स्ट किया और इसलिए मैसेंजर को मरना पड़ा। शहरज़ादा ने उसे टीज्ड किया कि वो बहुत जेलस है कि उसके पास मिस मैरी जैसा एक प्रोटेक्टर है जो उसके लिए किसी को भी डिस्ट्रॉय करेगा, लेकिन सुई केवल एक चांस देगा, वो उसे किसी को भी दे देगा। उसने उससे पूछा कि क्या उसके पास कोई गेसेस है कि उसके साथ ऐसा कौन कर सकता है। सुई ने इसके बारे में सोचा और अपने हेड में पूरे डे और उसने इसे कैसे जिया स्क्रोल करना शुरू कर दिया। पहले उन्होंने डे के दौरान ट्रेंड किया, फिर वे टीनू स्ट्रीट गए और फिर वे स्लैंडरर से मिले और फिर वो एक स्लैंडरर की तरह फ्रोजन हो गया। शहराज़ादा सुई के गेसेस से सरप्राइज थी और पूछा कि वो ऐसा क्यों सोचता है। सुई ने उसे समझाया कि जब वो चला गया और फिर वापस आया तो सुई ने हमेशा महसूस किया कि वो डिफरेंट था, जैसे कि एक डिफरेंट पर्सन वापस आ गया था, लेकिन वो ये एक्सप्लेन नहीं कर सका कि क्यों। शहराज़ादा ने उससे अपने फीलिंग्स पर ट्रस्ट करने और फिर से सोचने और उन सभी डिफरेंसेस को याद करने के लिए कहा कि वो कैसे एंटर हुआ और कब वो चला गया। सुई ने याद करने की कोशिश की कि उसने उस स्लैंडरर में क्या देखा था जो उनकी कॉन्वर्सेशन के बाद बाहर आया था, जिसने उसे ऐसा सोचने पर मजबूर कर दिया, और उसे याद आया कि वो देख सकता था कि जब स्लैंडर अपने रूम से लौटा तो इन रिबन्स की हेल्प से फेशियल फीचर्स कैसे बदल गए। सुई ने इसे इमीडिएटली नोटिस नहीं किया, सो ये कंक्लूजन निकाला जा सकता है कि किसी ने उस मोमेंट स्लैंडरर को रिप्लेस कर दिया। सुई को समझ नहीं आया कि उन्होंने उसे पहले प्लेस में क्यों हंट करना शुरू कर दिया। क्या ये इसलिए था क्योंकि वे जानते थे कि हम टीयर्स के एंजल के केस की इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे? शहराज़ादा ने किसी भी ऑप्शन को रूल्ड आउट नहीं किया क्योंकि कोई भी रीज़न हो सकता था, और उसने फिर से नोटिस किया कि अगर मिस मैरी नहीं होती तो सुई वुल्फ के बजाय यहाँ लेटा होता। सो वो बहुत एंग्री थी कि उन्हें ब्लैक गेट से एक पर्सन को टच करने का क्या राइट है थे। लेकिन जैसे ही शहाड़ा सुई को ले जाएगी वो तीनों स्ट्रीट लौट जाएगी और वहाँ रिसर्च करेगी। सुई ने इस फैक्ट के बारे में सोचा कि उसे इस स्ट्रीट पर लौटना चाहिए और पुलिस और अदर अथॉरिटीज़ के इंटरवेंशन को रोकने के लिए सीन को सराउंड करना चाहिए, और ये अननोन था कि क्या उसे वहाँ कोई क्लूज मिलेंगे। सूची इस क्रेजी डे के एंड होने का वेट नहीं कर सकता था। नेक्स्ट नाइट सुई 1 और 1000 m डाइव्ड हुआ और उसकी स्टोरेज की डेप्थ लगभग 26,000 m है। इस रेट से वो 1 महीने से भी कम टाइम में नेक्स्ट लेयर तक पहुंच जाएगा, अनलेस ऑफ कोर्स वो पहले कंट्रोल खो देता है। किसी भी रेस्क्यू के लिए होप करना यूजलेस था, सो उसने आगे बढ़ने और फाइनली अपनी सेफ्टी के लिए नेट्स को वीव करना शुरू करने का फैसला किया ताकि उसके पास कम से कम कुछ इंश्योरेंस हो। देयरफॉर उसने रिचुअल के लिए प्रिपेयर्ड किया और इसे अप्लाइड किया, नेमली उसने ओरिजिन की ग्रिड्स बनाई। सुईज एक्सपेरिमेंट्स एंड द अनएक्सपेक्टेड मीटिंग नेक्स्ट डे। लॉ फर्म में काम पर सुई हर 15 सेकेंड्स में यॉन्ट करता था और रुक नहीं सकता था। वो उस नाइट बहुत बैडली सोया था और अक्सर जागता था, सो वो वास्तव में सोना चाहता था। लॉयर डवान ने सुई का ग्रीटेड किया और उससे पूछा कि वो इतनी ऑफन यॉन्ट क्यों करता है। प्रॉबली उसकी गर्लफ्रेंड उस नाइट उसके पास आई थी और उसे पूरी नाइट हार्ड वर्क करना पड़ा था, लेकिन सुई उन्हें ये एक्सप्लेन नहीं कर सका कि उसने पूरी नाइट सी की डेप्थ्स में बिताई थी और एक नेटू वीवर की क्वालिटीज़ थीं। उसने फाइनली वो सारा काम फिनिश कर दिया जो डीयू ने उसे सौंपा था, और उसके पास एक्सपेरिमेंट्स करने के लिए कुछ फ्री टाइम बचा था जिसे उसने वर्क प्लेस पर ही थिएटर में फोटोग्राफ किया था।
शायद वो फ्यूचर में इसका उपयोग करने में एबल होगा, सो आपको ये जानने की ज़रूरत है कि ये कैसे काम करता है। एक सिमिलर पिक्चर ड्रॉ करने के लिए कई डजन अटेम्प्ट्स के बाद सुई ने रियलाइज़ किया कि ये उतना ईजी नहीं था जितना उसने सोचा था और उसे बहुत अधिक टाइम खर्च करने की आवश्यकता होगी। उसके हैंड्स पहले ही इस ड्राइंग से हर्ट्स कर रहे थे, लेकिन वो फिर भी इस पिक्चर की सिंपलेस्ट कॉपी ड्रॉ करने में मैनेज्ड हुआ। चूंकि सुई सील ऑफ ओरिजिन का उपयोग किए बिना रिचुअल परफॉर्म कर सकता था, उसने सोचा कि क्या वो सील के बिना टेलीपोर्टेशन अरे के इस ट्रायल वर्जन को रिप्रोड्यूस कर सकता है। उसने शीट्स में से एक पर इरेजर रखा और उसी ड्राइंग्स के साथ अदर शीट्स उसने उसके बगल में रखी और रिचुअल शुरू कर दिया। वो इसे करने में मैनेज्ड हुआ, लेकिन एंड तक नहीं, क्योंकि केवल हाफ शीट्स को ही रिप्रोड्यूस किया जा सकता था। प्रॉब्लम क्या है? शायद उसने बैडली ड्रॉ किया। फिर उसने नोटिस किया कि उसने रिचुअल के लिए जिस इरेजर का उपयोग किया था वो न्यू नहीं था और थोड़ा वॉर्न था। शायद यही वजह है कि वो सफल नहीं हुआ, लेकिन रश करने और कुछ फिक्स करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेन थिंग ये है कि उसके पास पहले से ही कुछ वर्किंग है और वो बाद में सीखेगा, एक स्पेशल मिस्टिक के रूप में। चूंकि वो ओरिजिन स्पेल के बिना रिचुअल अरेज को कंट्रोल कर सकता था, सो शायद स्लैंडर ने भी ऐसा ही किया। उसने इन टेलीपोर्टेशन रिचुअल अरेज का उपयोग किया जो मिस्टिक के डिस्क्रेशन पर चीज़ों को ट्रांसफर कर सकते हैं। ये पॉसिबल है कि सूचीज की पॉकेट से गायब हुआ कॉइन ऐसे ही गायब हो गया। स्लैंडर ने इसे स्टील करने के लिए इन टेलीपोर्टेशंस का उपयोग किया और फिर सुई के खिलाफ इसका उपयोग किया, लेकिन उन्होंने ऐसा क्यों किया? क्योंकि उसने और मास्टर शहराज़ाड़ा ने ऐसी लिटिल चीज़ें पता लगाईं और वे अब क्या प्लान कर रहे हैं। यहाँ उसके थॉट्स को लॉयर दुचान एंड उसके न्यू इंटर्न ने इंटरप्टेड किया, जिन्होंने उसे हार्ड वर्क के बाद स्नैक खाने के लिए इन्वाइट किया। सूची न्यू प्लेस से प्लेजेंटली सरप्राइज था, जहाँ उन्होंने डिनर पर जाने का फैसला किया था। ये लास्ट प्लेस से बेहतर था, जहाँ वे स्पॉइल्ड फूड खा सकते थे। ऐसा लगता है कि उन्हें ये प्लेस एक न्यू इंटर्न द्वारा दिखाया गया था। डुआन और ये जानना फनी था कि ये रेस्टोरेंट यहाँ 10 से अधिक सालों से एग्जिस्टेड है और उन्होंने इसे अभी देखा। सूची ने बस बयान के बारे में सोचा जिसे उसने लॉन्ग टाइम से नहीं देखा था, और वो यहाँ अपीयर होता है और पहले ही सूची के बगल में खड़ा है और उसे बताता है कि उन्होंने एक बिग डील जीती है और सेलिब्रेट करने के लिए यहाँ आए हैं। बायांग ने परमिशन मांगी कि क्या वो उनके बगल में बैठ सकता है, जिस पर उसे कंसेंट मिला, स्पेशली चूंकि वे सभी उसे उसके सक्सेसफुल बिजनेस पर कंग्रेचुलेट करना चाहते थे। फिर बेटांग ने सूची को उसके पास आने के लिए इनवाइट किया। वो उसे कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें दिखाएगा। लेटली उसके पास उनमें से बहुत सारी हैं, पढ़ने के लिए बहुत कुछ है। सुई ऐसे इनविटेशन से सरप्राइज्ड था और आंसर दिया कि जब उसके पास फ्री टाइम होगा तो वो आएगा। यहाँ उनकी कॉन्वर्सेशन को अनएक्सपेक्टेडली डिटेक्टिव कोकी एंड उसके असिस्टेंट ने इंटरप्टेड किया, जो बायांग को देखने के लिए रेस्टोरेंट में एंटर हुए थे। बायांग बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं था कि जब उसने स्नैक खाने का फैसला किया तो वो यहाँ दिखाई दिया, क्योंकि ये वो तरीका है जिससे उसे उससे बात करने के हर मिनट के लिए पे नहीं करना पड़ता है। डिटेक्टिव कोकी ने बन से एक केस की रिव्यू करने और अपनी एडवाइस देने के लिए कहा, जो उसने हाल ही में हैंडल किया था, क्योंकि वे एक डेड एंड पर थे। बैंग ने इस केस को खोला और एक चाइल्ड्स बॉडी की उनकी पिक्चर्स देखी, जो एक ट्रांसपेरेंट क्लॉथ से कवर्ड थी, जो अंदर वाटर से भरी हुई थी। जब सुई ने इसे देखा तो ये पिक्चर उसे बहुत फेमिलियर लगी। उसने इसे कहाँ देखा होगा? फोटोज को देखते हुए बयान ने कोकी से कहा कि नेक्स्ट टाइम लंच के दौरान उसके पास ऐसी फोटोज लेकर न आए। वो उसे एक फ्री कंसल्टेशन देने के लिए भी विलिंग है। कोकी ने उसे नहीं सुना और इन सीरियल क्राइम्स के बारे में बात करना शुरू कर दिया। लड़ू में एक वीक में 10 से अधिक थे, सो वो उस पर बहुत काउंट कर रहा है, क्योंकि वे नहीं जानते कि इसके बारे में क्या करना है और क्रिमिनल को कैसे ढूंढना है, लेकिन वे जानते हैं कि क्रिमिनल एक है, क्योंकि हर विक्टिम के पास क्राइम की सेम हैंडराइटिंग है। उन सभी की चेस्ट को कट आउट और बैक को सोन किया गया था, और फोरेंसिक एक्सपर्ट सबसे ज्यादा सरप्राइज थे जब उन्होंने ऑटोप्सी परफॉर्म की। उनके सरप्राइज के लिए बॉडी के अंदर विक्टिम का एक भी ऑर्गन नहीं था। इंस्टेड उन्होंने पाया कि ऑर्गन्स के बजाय क्रिमिनल हमेशा अपने पास्ट विक्टिम्स के न्यू ऑर्गन्स डालता था और उनकी नंबर हमेशा 5 के इक्वल थी। ये कुछ भी हो सकता है, किडनीज एंड स्टमक्स, और लास्ट विक्टिम में उन्हें एज मेनी एज 5 हार्ट्स मिले। उन्होंने ये भी डिस्कवर्ड किया कि कुछ ऑर्गन्स ऐसे भी हैं जो अभी भी किसी के नहीं हैं। सो द लॉजिकल क्वेश्चन उठता है कि नेक्स्ट विक्टिम्स को कहाँ सर्च करें। डिटेक्टिव कोकी इसीलिए यहाँ आया ताकि वे उसकी हेल्प करें, क्योंकि अब बहुत सारे प्रेस उसकी चेजिंग कर रहे हैं और क्रिमिनल के बारे में पूछ रहे हैं, और उसे अभी तक क्यों नहीं मिला है कि ये टेरेबल होगा अगर ऐसा केस न्यूज़ में आ जाए और सोसाइटी में पैनिक पैदा करे। लेकिन वो अभी भी नहीं समझा कि उसे एक लॉयर की आवश्यकता क्यों है, जो वास्तव में इस केस में उसकी हेल्प नहीं कर पाएगा। फैक्ट ये था कि पुलिस ने सस्पेक्ट को कॉट कर लिया, लेकिन मर्डर्स कंटिन्यू रहे। पहले उन्होंने सोचा कि उन्होंने गलत पर्सन को पकड़ा है, लेकिन उसने सब कुछ कन्फेस किया और यहाँ तक कि ऑर्गन्स के बारे में भी बताया, जो केवल एक रियल थीफ ही जान सकता था। ये सुनने के बाद बयान ने गैंग में काम करने के लिए अग्री किया। शायद इस गाय के पास अकॉम्प्लिशेस हैं जो क्राइम्स करना जारी रखते हैं और इनोसेंट चिल्ड्रन को डिस्ट्रॉय करते हैं, जबकि उनके ब्रदर्स लिबर्टी पर नहीं हैं। डिटेक्टिव कोकी ने ऐसे ओपिनियन को रूल्ड आउट नहीं किया, क्योंकि जब वे इस सस्पेक्ट से इंटेरोगेटिंग कर रहे थे तो उसने टू स्ट्रेंजली बिहेव्ड किया और इनकॉम्प्रिहेंसिबल बात की, जैसे कि किसी ने उसे पूरी ट्रूथ बताने से फॉरबिडन किया था।
बयांग ने एक क्वेश्चन जोड़ा जिसमें वो जानना चाहता था कि केस के प्रोटोकॉल में वो वास्तव में किस बारे में बात कर रहा था। सस्पेक्ट ने एक रिचुअल के बारे में लिखा था जिसे उसने इटर्नल लाइफ का रिचुअल माना, डेथ का नहीं, क्योंकि इस रिचुअल के बाद जिसमें उसने एक सैक्रिफाइस दिया वो गॉड्स के पास चली गई और फ्लैश से फ्रीड हो गई और डेथ के बिना लाइफ रिसीव की। सुई ने इस केस के प्रोटोकॉल को केयरफुली पढ़ा और इन रिचुअल्स के बारे में सोचा, क्या ये वास्तव में पायनियर्स और स्लैंडरर्स की चर्च से कोई है। उसके थॉट्स को एक मैसेज द्वारा इंटरप्टेड किया गया जो उसे शहजादा से आया था, जिसने मैसेज में उससे पूछा था कि क्या वो नहीं चाहता कि वो टीनू शॉपिंग स्ट्रीट जाए और वहां कुछ खरीदने की कोशिश करे। ऑफ कोर्स सुई केवल यही चाहता था, सो उसने जल्दी से एक रीजन का इन्वेंटेड किया कि उसे अर्जेंटली घर क्यों भागने की आवश्यकता थी और दुचान से अपोलोजाइज किया जो इसके खिलाफ बिल्कुल नहीं था। जब वो शारदा के लिए बस में था तो उसके सभी थॉट्स इस केस पर थे जो गूबर्ट के केस के बहुत सिमिलर था, जिसमें क्रिमिनल एक्ट्स के माध्यम से पैनिक भी बनाया गया था, जिसमें स्पिरिट्स के साथ कम्युनिकेट करने के लिए कॉरेस्पॉन्डिंग रिचुअल्स थे। वो पुलिस की मिस्टेक को समझा जिसने ब्लैक गेट को टाइम पर इस न्यूज़ की रिपोर्ट नहीं की। सुई समझ गए कि वे पैनिक नहीं फैलाना चाहते थे, लेकिन शायद अगर उन्होंने इसके बारे में पहले बताया होता तो चिल्ड्रन को बचाया जा सकता था। अनकवरिंग द स्लैंडरर्स डिसेप्शन, सुई टीनू शॉपिंग स्ट्रीट पर शहरजादा के साथ मीटिंग प्लेस पर बहुत क्विकली पहुंचा जहां वो पहले ही उसका वेट कर रही थी। उसने उसे कॉन्ग्रेचुलेटेड किया और नोटिस किया कि वो गुड मूड में था। ये अच्छा है ऑफ कोर्स, लेकिन उसने उसे वार्न किया कि उसे अब रेडी हो जाना चाहिए क्योंकि वे इस प्लेस में लॉन्ग टाइम तक रह सकते हैं। शहरजादा ने उसी सीक्रेट रूम का दूर खोला जहां सभी स्लैंडरर्स गैदर्ड हुए थे और वे फिर से एंटर हुए। सुई ने नोटिस किया कि पर्टिकुलर में कुछ भी नहीं बदला था, लेकिन मेन सरप्राइज ओल्ड वुमन, तो उन्होंने वहां ब्लड स्टेन्स का एक बंच देखा और ओल्ड वुमन्स ओन बॉडी नेक्स्ट रूम में पाया गया जहां उन्होंने उससे पहली बार बात की थी। सुई को विश्वास नहीं हो रहा था, क्या वो वास्तव में मर गई? उसे क्या हुआ? शहरजादा ने कन्फर्म्ड किया कि बॉडी स्वैप के बारे में उसकी प्रीवियस फीलिंग्स करेक्ट थीं, उसे डिस्गाइज्ड किया गया था। उन्होंने उसके बॉडी के अंदर जाने के लिए मैनिपुलेशन के समान एक टेक्निक का उपयोग किया। शहरजादा ने रिचुअल फॉर्मेशन पर भी उसका अटेंशन ड्रू किया जो फ्लोर पर छोड़ा गया था, जो टीयर्स के एंजल के ट्रांसमिशन का एक इम्प्रूव्ड वर्जन है। जैसा कि शहरजादा ने एक्सपेक्ट किया था, ये उसी कर्स्ड साइट से एक ग्रुप था। सुई ने इसके बजाय अपनी ओन आर्काइव के लिए इसकी एक फ़ोटो ली और सोचा कि ये फॉर्मेशन उस एक के कितना सिमिलर था जिसके साथ वो काम कर रहा था, सो उसे फ़ोटो की आवश्यकता थी ताकि वो खुद अपने स्किल्स में इम्प्रूव कर सके। यहाँ उसे सुईस का स्टोलन कॉइन भी उसकी फ़ोटो में मिला। इन चीज़ों का उपयोग वे अनुगा स्पेल रिचुअल के लिए करते हैं और ये रूम ब्लड से फुल है, सो ये अज्यूम किया जा सकता है कि जब मिस मेरी ने इनुगामी को स्टैब किया तो उसने मैसेंजर को सीरियसली इंजर्ड किया। बाय द वे ये इनुगामी अबिस के लेवल पर था, वो सुई को क्विकली डिस्ट्रॉय कर देगा। सो शहरजादा वास्तव में इनागामी एंड मिस मेरी के बीच बैटल देखना चाहती थी। ये बहुत इंटरेस्टिंग होना चाहिए, लेकिन सुई के लिए ये बहुत इंटरेस्टिंग नहीं था। शहरजादा ने अज्यूम किया कि वे अभी भी एक पेयर के रूप में काम करते हैं। उनमें से एक ने ओल्ड वुमन को मैनिपुलेटेड किया और दूसरे ने सुई पर एक कर्स लगाया और वो इंजर्ड हो गया, सो उसके दोस्त ने उसे अवे ले लिया। लेकिन ऐसा लगता है कि अनरावल स्टोरी के बाद भी सुई अभी भी शांत नहीं हो सका। वो कुछ मिस कर रहा था, सो उसने कैमरा को ढूंढने के लिए अपना हेड घुमाया जो अभी भी वहीं था। सुई ने शहरजादा से पूछा कि क्या वो सुरे है कि एक और पर्सन होना चाहिए, लेकिन उन्हें कैसे पता चला कि वे कौन हैं और वे यहाँ आएंगे। शहरजादा ने अपने हेड में कई ऑप्शन स्क्रॉल किए। उसे एक ओल्ड वुमन द्वारा बिट्रेड किया जा सकता था या वो खुद कॉन्वर्जेशन के दौरान बोल सकती थी, सो ये एग्जैक्टली अननोन है। सुई को एक आइडिया आया। एक बार मिस्टर एंडरसन ने उसे हैकर्स के एक ग्रुप के बारे में बताया था जो खुद को द मैट्रिक्स कहते हैं। उनके लोग इंटेलिजेंस एजेंसी से इन्फॉर्मेशन प्राप्त करने में बहुत अच्छे हैं, शायद उन्होंने इसमें पार्ट लिया। शहरजादा ने इस क्वेश्चन के बारे में सोचा, लेकिन उसने इस क्वेश्चन में मिस्टिक्स के पार्टिसिपेशन के बारे में नहीं सोचा। सूची ने यह भी नोटिस किया कि द मैट्रिक्स विजडम सिस्टम की एक ब्रांच है और टीयर्स के एंजल्स भी वहां एंटर करते हैं, सो ये बहुत लाइकली है कि प्रॉब्लम वहां से आती है। शहरजादा सूची से प्लीज थी, वो बहुत स्मार्ट है और मिस्टर एंडरसन करेक्ट थे, सो उनके लिए हेडक्वार्टर्स वापस जाने और रिजल्ट्स की रिपोर्ट करने का टाइम आ गया है। सबसे पहली चीज जो सुई ने मिस्टर एंडरसन एनालिसिस एडवाइजर को दिखाई वो उसी मॉन्स्टर का हार्ट था जिसने उस पर अटैक किया था। शहरजादा ने अज्यूम किया कि स्लैंडरर्स ने स्पेशली ब्लैक गेट क्लब पर अटैक किया। उन्होंने क्लियरली इस अटैक के बारे में सोचा। काउंसलर एलिस जो उसने सुना उससे बेस्ट मूड में नहीं थी, सो उसने ग्रीन को कॉल करने के लिए कहा और वो इस सिटी के नेटिव्स को याद दिलाने जा रही है कि ब्लैक गेट्स कौन है, क्योंकि ऐसा लगता है कि वे टू कंफर्टेबली रहते हैं। तुगु मिंग एक इंटर्न था और वो शिफ्ट पर था जब मिस्टर ग्रीन एंड रेड राइडिंग हुड उससे मिलने आए थे। ग्रीन केवल नेगोशिएट करने के लिए डिटर्मिन्ड था, लेकिन अगर कुछ गलत हो जाता है तो एलिस ने उसके हाथों को अनटाइट कर दिया। गार्ड ने ही समझा कि वे इतनी लेट यहाँ क्या कर रहे थे और शाउटिंग शुरू कर दी। वे निश्चित रूप से कुछ बैड करना चाहते हैं, लेकिन ग्रीन सिर्फ अपने मास्टर से बात करना चाहता था और उसे कॉल करने के लिए कहा क्योंकि ब्लैक गेट का उससे कुछ लेना देना है। इंटर्न इसके लिए अग्री नहीं करना चाहता था क्योंकि वो मास्टर को केवल रिसेप्शन के दौरान या इमरजेंसी केसेस में डिस्टर्ब कर सकता है।
रेड कैप जिसके साथ ग्रीन आया था उसने कुछ ब्लो अप कर दिया, ऑफ कोर्स एक्सीडेंटली। ग्रीन ने एक बार फिर से पोलाइट तरीके से उसे मास्टर को कॉल करने के लिए कहा, अदरवाइज वो गारंटी नहीं देगा कि नेक्स्ट एक्सप्लोजन कहीं उसके पास नहीं होगा। इंटर्न ने सिचुएशन की सीरियसनेस को समझा और उसे शांत होने के लिए कहा। उसने पहले ही मिस्टर टन को कॉल कर दिया था। ग्रीन खुद से प्लीज था क्योंकि अगर उसे किसी और के हाउस को ब्लो अप करना होता तो फिर से डेट में पड़ना नेसेसरी होता, जो वो वास्तव में नहीं चाहता था। 20 मिनट्स बाद मास्टर ट्यूनर ग्रीन के लिए एक नोटबुक लाया जहां स्लैंडरर्स के बारे में बिल्कुल सारी इन्फॉर्मेशन जो उनके पास थी फिट की गई थी। ग्रीन ने इस नोटबुक को लिया और उनकी हेल्प के लिए उन्हें थैंक यू कहा और फाइनली उन्हें याद दिलाया कि ब्लैक गेट में सुआई नामक एक न्यूकमर दिखाई दिया और उससे वेरी केयरफुली रहने के लिए कहा और उसके साथ स्टूपिड चीजें नहीं करने के लिए कहा, क्योंकि ब्लैक गेट प्रॉमिस नहीं करता है कि कोई कॉन्सिक्वेंसेज नहीं होगा। मिस्टर एंडरसन बदले में यूजिन टेम्पल गए जहां उन्हें स्लैंडरर्स पर भी सभी इन्फॉर्मेशन प्रदान की गई जो उन्होंने रिक्वेस्ट की थी, लेकिन उन्होंने पोलाइट तरीके से ब्लैक गेट क्लब के न्यू कमर सुए के बारे में भी बताया जो उसका स्टूडेंट है और उनसे फ्यूचर में उसका टेक केयर करने के लिए कहा अगर राइजेस। शहरजादा ने लूडो के टेम्पल का विजिटेड किया जिसमें उसने नॉट क्वाइट पोलाइटली बिहेव्ड किया, लेकिन ये नो लेस इफेक्टिव था। उसने सभी